बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, द इश्यूज़ फेस्ड बाय द फीमेल लॉयर्स एंड हाउ टू ओवरकम दैम। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद एन एम्पल एक्सपीरियंस ऑफ 6 years। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ शहर पाकिस्तान, एन NGO दैट डील्स विद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की और क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो हमारी फ़ीमेल यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स हमें देख रही हैं वो किस तरीके से लीगल फील्ड के अंदर ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं। तो चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स और एनालिसिस टीम के लिए आज टाइम निकाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं यंग फीमेल लॉयर्स को, या अगर मैं यंग ना भी कहूँ तो मिड करियर फीमेल लॉयर्स को भी इस फील्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल बन जाता है कि या तो वो प्रैक्टिस छोड़ देती हैं या प्रैक्टिस से डिसहार्ट होकर वो कुछ आगे कर नहीं पाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम आपसे पूछें, क्योंकि यू योरसेल्फ एज अ लिटिगेटर आपने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की है, सो यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस कि क्या इश्यूज़ हैं आपकी नज़र में जो एक यंग फीमेल लॉयर या लॉ स्टूडेंट फेस करती है इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो जनरली मुझे ये फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी, बट जनरली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में औरतों के लिए बहुत हाई बैरियर टू एंट्री है, नॉट जस्ट इन लॉ बट हर प्रोफेशन में। तो व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट इफेक्टिवली वुमेन आर नॉट एबल टू एंटर दैट स्पेसिफिक प्रोफेशन, और जब उनकी एंट्री होती है उसके बाद उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इन लॉ स्पेसिफिकली ये मसला है कि एक तो जनरली जो लॉ फर्म्स हैं और जो चेम्बर्स होते हैं वो मेल डोमिनेटेड होते हैं। तो अगर और उनकी पॉलिसी भी ये होती है चंद की, जैसे कराची में एक बहुत बड़े वकील हैं खालिद अनवर, उनके लॉ फर्म में एक पॉलिसी है अगेंस्ट हायरिंग वुमेन, सो दे हैव अ नो वुमेन पॉलिसी। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि उनको लगता है कि औरतें वर्कफोर्स में रिटेन नहीं होती, वो शादी करेंगी फिर घर के मामले हो जाएंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगी, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लॉ फर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट दिस एग्जैक्ट ये जो रवैया है, ये माइंडसेट, इसी माइंडसेट से ये मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि जब आप औरतों के लिए एक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते जहाँ वो काम कर सकें, अपने घर के काम भी मेंटेन करें, अपने बच्चों को एक डे केयर में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया भर में औरतें लॉ फर्म्स में दे राइज टू द टॉप, सो व्हाई इज़ इट दैट जस्ट पाकिस्तान डजंट हैव इट? बिकॉज जो वकील होते हैं, स्पेशली मेल वकील जिनके मेल चेम्बर्स होते हैं, उनको औरतों के मामलों में या मसाइल में पढ़ना ही नहीं, लाइक दे डोंट हैव द डिज़ायर टू गेट इन्वॉल्व्ड, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते इन मामलों में। तो वो कहते हैं कि बेसिकली जब वो शादी कर जाएगी वो चली जाएगी। आई इवन सीन इन लाहौर इन बिग लॉ फर्म्स दे से, ओ अच्छा जब औरत की शादी हो गई है उसको 6 बजे घर जाना होता है। एंड आई से एंड आई इनकरेज all women to be kept at the same level and hours as men. So in Karachi, the first job I did was with a very famous and amazing lawyer, Makhtoom Ali Khan, one of the most renowned in Pakistan. Okay. And this was my first job straight out of Cambridge, and I used to stay in the office till 10:30 at night. एंड मेरी अम्मी जो थी वो बहुत नाराज़ होती थी कि कराची में बहुत हंगामे होते हैं रात को, सेफ़ नहीं है, आपको जल्दी आना है। बट मुझे पता था अगर मैंने अपने करियर में बढ़ना है, मैंने भी ऑफिस 10 बजे रात तक रहना है। नाउ इफ़ आई वाज लकी कि मेरी फैमिली की गाड़ी थी, बट आई अंडरस्टैंड अगर औरतों को 10 बजे रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना पड़े, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस कंट्री डज नॉट फैसिलिटेट वुमेन। सो फ्रॉम ऑल अराउंड देयर आर बैरियर्स एंड हर कोने से रुकावटें पेश होती हैं औरतों के रास्ते में। एंड इट रियली रिक्वायर्स दैट अ वुमन हैज़ अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ टू गो अहेड एंड फाइट दिस सिस्टम, बिकॉज घर पे आपके वालिदैन कह रहे होते हैं कि आपने घर का काम करना है, फिर आपके शौहर या शौहर की फैमिली से और प्रेशर्स आ जाते हैं, एंड इट्स रियली अ लॉट। सो द वुमन हैज़ टू बेयर द अनपेड बर्डन ऑफ द हाउस
as well as the paid burden of a job. And she is the one that has to, उसको औरत को ही चाइल्ड बेयरिंग और बच्चे पैदा करने का प्रेशर लेना पड़ता है. ऑब्वियसली आदमी तो नहीं करते ना. So there's a whole biological element that comes in the way also of women. Now the way to probably change this is that आप औरतों के लिए measures लें that encourage them to enter the workforce and that also keep law chambers accessible and safe for them. अब एक बड़ा एलिमेंट ये है कि फ़ीमेल लॉयर्स हरास होती हैं कोर्ट्स में, वो चेम्बर से भी हरास होती हैं, एंड दिस इज़ अ बिग डेटरेंट. मैं अपनी क्लाइंट से ऑफन मैं पूछती हूँ, मैं कभी कभार टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ काम करती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ आपने नौकरी क्यों छोड़ी. तो वो कहते हैं कि इतना मुझे तंग करते थे, मेरी पाँव को घूर घूर के देखते थे, मेरी जब मैं बुर्का पहनती थी मेरी खाली सिर्फ आँखों को देखते थे. सो these are challenges that a woman has to face हर कदम पे. ठीक है. बट मैं ये तो नहीं कहती कि इन चैलेंजेस की वजह से औरतें घर पे रहें. डेफिनेटली नॉट. आई थिंक women have to continue to come into the workforce and only मैं आज किसी और वकील को ये बता रही थी कि आदमियों को अपनी जगह नहीं बनानी होती. वो जो भी प्रोफेशन करना चाहते हैं वो जाके अप्लाई कर सकते हैं. औरतों को अपनी जगह कार्व आउट करनी पड़ती है, उनको लड़ के अपनी जगह बनानी पड़ती है क्योंकि कोई उनके लिए जगह ही नहीं बनाते. इवन कि उनका स्पेसिफिक कोटा भी होता तब भी नहीं. डेफिनेटली नॉट. कोटाज आर नेवर फिल्ड इन पाकिस्तान. ना तो माइनॉरिटी एम्प्लॉयमेंट के कोटे फिल होते हैं, ना तो औरतों के कोटाज फिल होते हैं. एंड इन प्राइवेट लॉ फर्म्स कोई औरतों का कोटा होता ही नहीं है. तो डोंट यू थिंक आमना कि सिंस द लॉ इज़ अ वेरी सैचुरेटेड फील्ड, इतने ज़्यादा वकील पैदा हो रहे हैं हर जगह से, प्राइवेट कॉलेज से बाहर से पढ़ के इतने वकील आ रहे हैं, तो अभी भी इसमें कोटा की ज़रूरत है कि हमें स्पेसिफिकली फ़ीमेल का कोटा रखना चाहिए लॉ फर्म्स के अंदर, या एक मेरिट सिस्टम आ जाना चाहिए कि जो क्वालिफाई करता है वो आ जाए. आई थिंक जैसे कि हमारे हर तबके में ये प्रॉब्लम होती है, आई थिंक लॉ में भी यही प्रॉब्लम है माइंडसेट की. तो if you were to ask me in an ideal world, I think 100% औरतों के लिए कोटा होना चाहिए. Because I think जो औरत की आवाज़ है, जो औरत का पर्सपेक्टिव है, वो मर्द के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल फ़र्क होता है. तो अगर आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना रहे हैं, या आप एक लेट्स से मैटरनिटी लीव का कानून बना रहे हैं, या सेक्सुअल हरासमेंट का कानून बना रहे हैं, और आपके कानून बनाने वाले, आपके जजेस, आपके वकील सभी मर्द हों, उनको औरत का पर्सपेक्टिव कैसे समझ आएगा? क्योंकि वो उस स्ट्रगल और उन मुश्किलात से नहीं गुज़रते. तो वो उस पर्सपेक्टिव पे अपने एक्सपीरियंस से तो दे सकते हैं, बट लिव्ड एक्सपीरियंस उनका नहीं होता. एंड द फैक्ट इज़ दैट आपकी पॉपुलेशन 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ वुमेन. आप एक इंटायर अपनी आधी पॉपुलेशन को बेसिकली डिसएम्पावर और डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बंद कर रहे हैं. तो आपका पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही मेल की तरफ स्क्यूड होगा ना. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोटाज फॉर वुमेन टू इनकरेज देम इनटू द वर्क फोर्स, बिकॉज उनको लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑन वुमेन. वो नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ द रीज़न आई टोल्ड यू कि शादी के बाद वो चली जाएंगी. बट अगर आप औरतों को इनकरेज करेंगे, आप उनको कहेंगे कि आप एक्स नंबर ऑफ़ महीनों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, फिर अगर उनके पास जगह नहीं होती अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, आप एक छोटा सा कमरा डे केयर बना दें जहाँ जो आपके ऑफिस की सब औरतें हैं वो आके अपने बच्चे वहाँ छोड़ सकें. एंड ऑब्वियसली आई एम अ वर्किंग वूमन. मैंने अपना NGO सेटअप किया है, और इवेंचुअली अगर मैं कभी बच्चे पैदा करूँ, आई विल कीप अ रूम दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन, because I'm not going to give up my work. And women in general यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में ये इनकरेज होता है कि शादी के बाद आप काम ना करें. And that is one of the reasons that women are not empowered. जब आप फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट होंगे, उसी तरह आप एम्पावर होंगे. विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जो मर्द अफराद हैं आपकी फ़ैमिली में, अगर आप उन पर डिपेंडेंट होंगे, आप एम्पावर नहीं होंगे. आप ऑफिस भी उनके साथ जाएंगे, आपका डेली की रोज़ी भी उनसे आ रही होगी. एंड मेरे ऑफिस में इंटर्न्स हैं,
वो वन ऑफ द मेन अमेजिंग थिंग्स आई हैव सीन अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ जब ऑरेंज लाइन इस्टेब्लिश हो रही थी, इतनी क्रिटिसिज्म आई ऑपोजिशन से कि इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। मेरी आधी वर्कफोर्स ऑरेंज लाइन पे आती है, फीमेल्स टू वर्क, एंड दे फील सेफ ऑन द ऑरेंज लाइन। एंड इसकी जो अमेजिंग बात है कि आप औरतों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि उनको किसी और मेल या मर्द रिलेटिव पे नहीं डिपेंडेंट होना होता, वो खुद आ सकती हैं काम पे। ऑब्वियसली द ऑरेंज लाइन इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, वो लाहौर के एक बहुत छोटे इलाके में चलती है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्शंस और लाइनें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप होकर बने और मेल्स जो इन ट्रांसपोर्ट लाइंस पे होते हैं उनको कोई एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए कि आप औरतों को ना हरास करें या सेपरेट सेक्शंस रखें औरतों के लिए जैसे ऑरेंज लाइन पे है, यू वुड रियली हेल्प वुमेन कम टू वर्क। ठीक। अच्छा आमना, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, सिंस यू योरसेल्फ वेंट टू कैम्ब्रिज टू कंप्लीट योर स्टडीज़, अब लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लेकर चलते हैं क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप बताइए कि लॉ स्टूडेंट की स्टेज पे, जब आप अभी ग्रेजुएशन की स्टेज पे हैं, उस स्टेज के ऊपर फीमेल लॉयर्स को या फीमेल लॉ स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो आई हैव सीन कि काफ़ी जगह पे तो उनका माइंड भी क्लियर नहीं होता वेदर दे वांट टू गो टू लिटिगेशन और नॉट, क्या उन्होंने आगे करियर परस्यू भी करना है या नहीं। कुछ फैमिली के कहने पे डिग्री कर लेती हैं, कुछ इसलिए भी कर लेते हैं कि कुछ और मिला नहीं तो वकालत कर ली, जिसमें अमूमन मर्द भी शामिल होते हैं। तो आपकी एक्सपीरियंस में किस किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं लॉ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग देयर डिग्रीज? तो मेरी पहली डिग्री लॉ में नहीं थी। Okay. मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री येल यूनिवर्सिटी से थी, ग्लोबल अफेयर्स और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में। तो मुझे ज़्यादा वक्त मिला था टू डिसाइड कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और बट मुझे तकरीबन 10 साल की उम्र से पता था कि मैं वकील बनना चाहती हूँ। अच्छा। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो मुझे डॉक्टर बनने की तरफ स्टेयर करें और प्री मेड भी करवा दी मुझसे। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने पढ़ी थी स्कूल में, बट मेरा दिल हर वक्त लॉ में था क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी लॉलेसनेस है और इतनी औरतों की आवाज़ बंद की जाती है। तो फॉर मी द पर्सपेक्टिव वाज डिफरेंट बिकॉज आई न्यू माई लाइफ पाथ। आई न्यू कि मैं अपनी अंडरग्रेड येल से करूँगी, फिर उसके बाद मैं लॉ स्कूल जाऊँगी। एंड लॉ स्कूल जो और मैं लम्स में भी पढ़ाती हूँ पाकिस्तान में, और सो मुझे एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी मिल गया है जो फॉरेन एजुकेशन का है, और लम्स का पर्सपेक्टिव भी मिल गया है। एंड आई सी अ बिग डिफरेंस। एक तो ये है कि कैम्ब्रिज में जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ड्रिवन थे और वो सबसे टॉप ऑफ द क्लास और बेहतरी के लिए स्ट्राइव कर रहे होते थे रोज़ के दिन। तो मैं ये ड्राइव देखती हूँ चंद स्टूडेंट्स में, लाइक फॉर एग्जांपल इन लम्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं, वो आप कह रहे थे कि बस या तो प्रोफेशन में किसी ने कहा ज्वाइन कर लो या कोई और ऑप्शन नहीं थी तो ज्वाइन कर लिया। दैट्स आई थिंक विद लॉ, एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि वन हैज़ टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड ड्रिवन कि मैं ये वकालत करना चाहता हूँ और मैं इसको एंड तक लेके जाऊँगी या जाऊँगा। फॉर मैन आई थिंक इट्स ईजियर बिकॉज एज आई सेड द सिस्टम इज़ जनरली ईजियर। फॉर अ फीमेल लॉ स्टूडेंट आई वुड से कि you have to understand कि आप लॉ क्यों करना चाहती हैं, what is your end goal. For me, my end goal was always to cause a change in Pakistan, so I knew where I was headed. I would tell students to just be clear on why they're studying law and really to understand through a legal degree कि आपको सोचना कैसे चाहिए, आपको critically think कैसे करना चाहिए, आपको analyze कैसे करना चाहिए, और ये आपको problem solving की skills देगी। एंड जनरली आई थिंक जो मैं स्टूडेंट्स इनकाउंटर करती हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं होन करना चाह रहे, वो बस अपनी लॉ डिग्री का इजी ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। मेरे भी लम्स के स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि नहीं मैम आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में MCQs मुझे दें। मैंने कहा मैं आपको MCQs नहीं दूँगी क्योंकि क्रिटिकली आपका जो ब्रेन थॉट प्रोसेस है वो नहीं डेवलप करेगा। ठीक है। सो आई वुड से बी फोकस्ड। तो आमना भी अपने बात की टू बी वेरी फोकस कि आपने एंड तक क्या गोल अचीव करना है। अमूमन जनरली भी अगर हम लॉ की बात ना करें तो स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आर नॉट वेरी क्लियर कि उन्होंने क्या करना है क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं यहाँ पे की जाती। तो स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम जो हमारी लीगल फील्ड में अभी आपने हाईलाइट्स की, हरासमेंट है, कोटास नहीं हैं, प्राइवेट फर्म्स एंटरटेन नहीं करती, उनको फैसिलिटेट नहीं करती,
ये प्रॉब्लम्स आज की तो नहीं है, ये तो शुरू से चलती आ रही हैं। और ये बात तो आपको भी फील्ड में आने से पहले पता था, मुझे भी पता था, और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है। तो जब सारी बातें पता हैं उसके बाद भी लॉ स्कूल को चूज़ करना और फिर फील्ड में आके कंप्लेन करना, डोंट यू थिंक इट्स लाइक आप अनजस्टिफाइड कंप्लेन कर रही हैं जब आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पे? So, just if I know a system is broken and a system doesn't give a voice to women, but I choose to join that system, that doesn't change the fact that it's broken. Definitely. So, it is, I would say that's a very male question to ask, क्योंकि देखिए आपकी बात सही है, मुझे पता था मुश्किलात मुझे फेस होने लाइक पड़ेंगी, लाइक आई वुड हैव टू डू दिस, बट इट्स अ टफ क्वेश्चन यू आस्क बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वुमेन डोंट जॉइन, बिकॉज द माइंड सेट इज़ कि आपको पता है, तो आपको पता है ज़्यादा घंटे का काम है, आपको पता है कि लॉयर्स ऐसे होते हैं, हरास करते हैं, आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरासमेंट होती है, तो फिर आप क्यों आई हैं? ये सवाल अमूमन आते हैं, एंड आई आस्क इट बैक टू यू कि जो हैं ये मर्द अफराद जो इतना औरतों के लिए काम मुश्किल करते हैं, द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू देम कि आप अपना रवैया क्यों नहीं बदलते? आप औरतों के लिए ये वर्क स्पेस ज़्यादा सेफ क्यों नहीं करते? आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं जनरेट करते? आप उनको फाइनेंशियली सिक्योर क्यों नहीं करते? I will ask the reverse question because the reason मैं इस फील्ड में आई हूँ, आई एम पैशनेट अबाउट द लॉ, बट जो धक्के मैं खाती हूँ हर रोज़ और जो बदतमीज़ी मुझसे होती है कोर्ट में, लोग कॉन्डिसेंडिंगली मुझसे बात करते हैं, पेट्रियार्कली बात करते हैं, अगर मैं पिछले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस पे गई थी और जो मेल मेरे साथ बैठे हुए थे वो रिपीटेडली होस्ट को इंटरप्ट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जब मैं पूछने की कोशिश करती थी वो हर बार कहते थे मैम मैं आपके पास आता हूँ, और ही वुड इंटरप्ट मी, वो नहीं पूछते देते थे। जस्ट बिकॉज आई नो दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, डज दैट मीन दैट आई शुड सिट एट होम? नो, आई हैव टू एम्पलीफाई माई वॉइस, ऑल women have to amplify their voices because society attitudes are slowly changing. तो जो आप कह रहे थे ना कि हमें पता था ये तो हमारे दादे नाने इसके वक्त से हो रहा है, बेहतर हो रहा है, अब हो रहा है। आप इस पे ज़्यादा इतनी लाइक मतलब आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा औरतें हैं वर्कफोर्स में, पर काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। कॉर्पोरेट लॉ में तो ज़्यादा आप आई थिंक लार्ज नंबर्स देखेंगे क्योंकि उनको कोर्ट जाने के धक्के नहीं पड़ते, बट कोर्ट के ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं बिकॉज कोर्ट में ऑब्वियसली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बट जितनी और औरतें होंगी, जब मैं अकेली जाती हूँ मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब मैं अपनी पूरी टीम के 4-5 लॉयर्स लेके जाती हूँ मुझे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जब आप सॉलिडारिटी शो करते हैं, आप ज़्यादा निकलेंगे तो इवेंचुअली सिस्टम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। क्या करेगी सिस्टम? ये तो नहीं कह सकते ना कि सब औरतें घर पे बैठें, अभी तो कह रही है सिस्टम ये, बट औरतें स्लोली ब्रेक करके आगे निकल रही हैं। एंड आई विश इट वॉजंट दिस डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं जहाँ काम करती थी, मैं उस लॉ फर्म में 10 साल के दौरान पे सबसे पहली औरत थी, एंड बीइंग द ओनली वुमन यू हैव टू फेस हरासमेंट। लोग कहते हैं वो इसको बस ये अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि वो लड़की है, और मैं हर बार कह रही थी नहीं मुझे मिली है क्योंकि मैं अपने काम में अच्छी हूँ। बट दिस इज़ द स्टफ यू हैव टू हियर। It's not enjoyable to go through that, but because I'm really passionate about the law, as I'm sure many young women are, they want to do this. So I would say don't be stopped by the system that is broken, because the system will slowly have to change because of you. बिल्कुल, क्योंकि जब आप जैसे मैं भी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो व्हेन आई आस्क माय फीमेल स्टूडेंट्स व्हाट दे एम टू डू नेक्स्ट, तो उनका ये 2-3 जवाब होता है, या तो हम LLM के लिए जा रहे हैं एंड देन विल गोइंग टू सिट एट होम, या फिर हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर डेस्क जॉब पे जाना चाहते हैं। सो नाउ अगर इफ़ यू वांट टू गो टू कॉर्पोरेट लॉ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अ गुड पेइंग जॉब और आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, बट वी डू नीड गुड लिटिगेटर्स एज वेल, ठीक है। बट अब जो एक खातून है, जो एक लॉ स्टूडेंट है, वो अभी कोर्ट में गई नहीं है, जिस तरह आपने बात की ब्रोकन सिस्टम है, उसी से वो डिसहार्ट हो जाती हैं, क्या वो उसी से सोच लेती हैं, उनके पेरेंट्स उनको कह देते हैं कि बेटा तुम जाना है तो किसी डेस्क जॉब की तरफ जाना,
या तुम ADPP के एग्ज़ाम दे दो, या तुम जज लग जाओ, या सिविल जज लग जाओ, लिटिगेशन में नहीं जाना, क्योंकि लिटिगेशन गंदा है। जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, हार्श रियलिटी करनी पड़ती हैं, तो वो डिसहार्ट होकर मुख्तलिफ जगह पे चली जाते हैं। कॉम्पिटेंट से कॉम्पिटेंट फीमेल लॉयर भी जो लॉ स्टूडेंट होती हैं वो लिटिगेशन की तरफ नहीं आती, तो क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा जो क्लाइंट्स हैं उनको? डेफिनेटली। मैं आई थिंक 1-2 लिटिगेटर्स को जानती हूँ लाहौर में। आई थिंक मैक्सिमम कराची में ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है। और आई थिंक इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, बट आई वुड नॉट, मैं यही कहती हूँ, मेरी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके माँ बाप की काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, वो कहते हैं लाइक इट्स नॉट सेफ़। तो मैं उनको कहती हूँ अगर मैं जा रही हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रही हूँ, सो टू स्पीक एज दे थिंक, तो फिर आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को ज़्यादा ख़तरे में नहीं डालूँगी। एंड आई विल नॉट, जो मैं अपने साथ नहीं करती मैं आपकी बेटियों के साथ नहीं करूँगी। और मैं अपना जितना ख्याल रखूँगी मैं उनका भी ख्याल रखूँगी। एंड इवेंचुअली जब आप इतना फ्रीक्वेंटली जाते हैं आपको किस जगह की आदत पड़ जाती है। ऑब्वियसली मुझे इस चीज़ की आदत नहीं पड़ती कि जब मैं कोर्ट में जैसे मैं दाखिल करती हूँ जो मुझे घूरते हैं और कैसे घूरते हैं, इस चीज़ की आदत तो किसी को नहीं पड़ती, बट आपको उस जगह की आदत पड़ जाती है कि अब आप ऊपर सबको आंखों में नहीं देखेंगे, आप नीचे चल के देखेंगे, विच इज़ नॉट एन आइडियल अडेप्टेशन टू मेक, बट इट्स एन अडेप्टेशन आई मेड टू सर्वाइव। बट एट द सेम टाइम my voice on understanding the law, my voice on giving the female perspective and understanding is so critical. So मैं सब औरतों को ये कहती हूँ कि मुश्किलात तो आपको किसी भी तबके में फेस होंगे, कॉर्पोरेट लॉ में भी होंगे, कम होंगे बट होंगे, क्योंकि सब जगह कोई आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। बट बेसिक चीज़ ये है, अगर आप किसी चीज़ से पैशनेट हैं, जैसे कि मैं आर्ग्यू करने से पैशनेट हूँ, तो मुझे पता था कि लिटिगेशन मेरा पैशन है, बट पहले मैं कमर्शियल लिटिगेशन करती थी, बट मेरी सोल नहीं फुलफिल थी, तो इसलिए आई शिफ्टेड टूवर्ड्स हेल्पिंग वुमेन बट स्टिल लिटिगेटिंग। एंड विद इन लिटिगेशन देयर आर, यू कैन गेट टू द टॉप वेयर आप खाली सिर्फ हाई कोर्ट में कर रहे हैं लिटिगेशन, और हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट से बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। बट जो मैं आपको डिफ़िकल्टीज़ बता रही हूँ ना, जो औरतें फेस करती हैं, ये मेरे पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर आप किसी और कंपनी को देखें, HBL या यूनिलीवर, मुझे पता है कि वहाँ भी औरतें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हरासमेंट और सर्कमस्टांसेस फेस करती हैं। सो आई वुड नॉट से आई एम ओनली लिस्टिंग द डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज आई वॉन्ट द मैन टू चेंज, आई वॉन्ट द सिस्टम टू चेंज, आई एम नॉट लिस्टिंग दीज टू डिस्करेज वुमेन फ्रॉम अप्लाइंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने बात की लॉ स्टूडेंट्स को क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, किस तरीके से वो अपना माइंड शिफ्ट कर लेते हैं कि उन्हें लिटिगेशन में नहीं जाना, और सिस्टम चूँकि ब्रोकन है तो हमने किसी और जगह पे काम करना है। जब वो आ जाते हैं तो सर्टनली कुछ पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती हैं कि अगर आपने 5 साल लॉ डिग्री किया, नाउ इट्स टाइम टू अर्न सम मनी एज वेल, सो एटलीस्ट आप अपने कुछ एक्सपेंसेस पेयर करें। मेल और फीमेल यंग लॉयर्स जो हैं, जो फील्ड में आते हैं, पैसे तो उन्हें मिल नहीं रहे, लॉ फर्म्स उनको अच्छा स्टाइपेंड्स नहीं दे रही, क्लाइंट्स उनको केसेस नहीं दे रहे। इस तरह के माहौल में खातून किस तरह सर्वाइव करिए, स्पेशली फ़ीमेल लॉयर? मर्द तो चलें कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, या उनको आपके बकौल को इतना ज़्यादा इजी है उनके लिए काम ढूंढना, तो फीमेल लॉयर को क्या इशू इसमें फेस आता है, वो किस तरह सर्वाइव कर रही हैं? आई गेस वो उनको अपने घरों में रहना पड़ता है माँ बाप के साथ, क्योंकि इट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये माइंडसेट है कि औरत को तो अपना ख्याल ही नहीं रखना पड़ता, तो औरत की सैलरी तो कम होगी क्योंकि मर्द को ख्याल रखना पड़ता है अपनी पूरी फैमिली का, विच इज़ नॉट ट्रू। मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन हो गई है और महंगाई हो गई है, एक इनकम अर्नर्स से घर चलता नहीं है, 2 इनकम अर्नर्स की अब ज़रूरत है टू रन अ हाउस होल्ड। एंड आई थिंक कि अक्रॉस द बोर्ड जो लॉयर्स को सैलरीज दी जाती हैं वो एक्सटॉर्शनेट हैं और इनह्यूमेन है। जब से कि मैं वकील बनी हूँ 8 साल पहले, आज तक लॉयर्स की एंट्री सैलरी है 30,000 रुपीज़। आप 30,000 या 15-20 हज़ार से क्या करेंगे? अगर आपने रेंट देनी होती है, फिर फ्यूल का ख़र्चा करना पड़ता है, आप तो लॉस में जा रहे हैं। एंड सो आई वुड से कि अगर आप
एक्चुअली इनकम अर्न करना चाह रहे हैं, आप सोच के वकालत में दाखिला करें अपना और एंट्री करें, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट सुपर पैशनेट अबाउट द लॉ एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, जो पुराने दिन थे ना कि आप बस कुछ और नहीं कर, कुछ और माइंड नहीं मेकअप हो रही कि मैं किस फील्ड में जाऊँ तो बस वकील बन जाऊँ। अब इतने वकील घूम रहे हैं हर कोने में, फ़ेक वकील्स भी घूम रहे हैं। कसूर के कोर्ट्स में 900 फ़ेक वकील होते हैं और वो बस कोट पहन के आके केस आर्ग्यू कर लेते हैं। और पुलिस और जुडिशरी वहाँ उनको पता है कि दे आर 900 फेक लॉयर्स, पर फिर भी वो कुछ करते नहीं हैं। तो जहाँ आपके 900 नकली वकील हैं, उनको असली वकील की क्या ज़रूरत होगी? असली वकील की क्या ज़रूरत? अच्छा, आपने ये भी बताइएगा कि अमूमन खाली सिस्टम नहीं, सोसाइटी भी कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है टुवर्ड्स द फीमेल लॉयर्स। हमने देखा कि केसेस जब देने जाते हैं, स्पेशली अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, फौजदारी मुकदमात की बात करें, तो क्लाइंट भी ज़्यादातर प्रेफर मेल लॉयर्स को करते हैं कि ये भाग दौड़ कर लेगा, ये थाने चला जाएगा, ये पुलिस को डील कर लेगा, ख़ातून SHO से किस तरह लड़के बात करेगी, किस तरह ऊंची आवाज़ें बात करेगी। तो क्या ये पर्सपेक्टिव ठीक है या ये प्रिवेलिंग पर्सपेक्टिव जो है वो वाकई में फील्ड में अफेक्ट करता है? मैं जाती हूँ, मैं थानों में हर रोज़ जाती हूँ, कल भी थी। एंड डेफिनेटली मैंने ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश की, और जो वहाँ SHO थी उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा आराम से बात करें। तो इस भाग दौड़ करने में आई थिंक जनरली हमारा जो मुआशरे का सेटअप है वो मेल्स को प्रेफर करता है। तो आई वुड से कि फ़ीमेल्स लिटिगेशन में डेफिनेटली एंट्री करें, बट अगर भाग दौड़ की जॉब है वो मेल कर सकता है, इफ़ दैट्स नॉट ईजिली डन बाय अ वुमन, बिकॉज ना तो गाड़ी मिलती है। अगर लॉ फर्म्स आपको गाड़ी देते हैं और कहते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठ के आप जाएं थाने, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा औरतें राज़ी हो जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव ट्रांसपोर्ट। मर्द जो होते हैं वो मोटर बाइक्स पे बैठ के चले जाते हैं। अब मेरी एक फ़ीमेल क्लाइंट है जो मोटर बाइक पे आती है, और उसके जो इन लॉज हैं उन्होंने उसकी मोटर बाइक, उसकी स्कूटी तोड़ दी है। उसको अब एक औरत अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कर रही है, और उसको हर तरफ से हर्डल्स पेश आते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली थानों का काम एक्सेट्रा मैं करती हूँ, और मैं अपनी टीम को भी साथ ले जाती हूँ। फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, जो सब मेरी फ़ीमेल लॉयर्स हैं, बट पहली एक दफ़ा करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम वो खुद कर लेती हैं। So how did you overcome those hurdles when you started your practice? आप थाने जाना शुरू किया आपने, तो क्या कौन कौन से हर्डल पहले तो बताइए कि फेस करने पड़े, फिर how did you overcome them? मैंने ओवरकम तो नहीं किया अभी तक मैं हर्डल्स में टकरा रही हूँ। आई थिंक इस सिस्टम में आप एक थाने को टैकल करते हैं, तो फिर जब दूसरे थाने में केस आता है फिर वापस से आप ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिर तीसरे में यही मसला होता है। I think the main thing is, as I said, I'm very passionate about what I do, and I'm very passionate about empowering women. So जो मेरे में आ गया है वो मेरे कॉज से चलती है, but obviously one has to be practical also. And I think क्योंकि मैं अपनी organization like सालों तक चलाना चाहती हूँ, one has to be practical about what one can spend their energy on and what one cannot. So there is a team perhaps जो थानों में जाए, there's a team that does the litigation in the high court and one in the sessions court, but I think one has to remain hopeful basically. तो हमने अभी जब आपने जितनी बातें की हैं वो ज़्यादातर आई बिलीव कि एक फर्म ओरिएंटेड स्ट्रक्चर के ऊपर आप जाना चाह रही हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जाना चाह रही हैं, बट वी यूजुअली सी के ख़वातीन वकील अमूमन ज़्यादातर इंडिपेंडेंट भी काम कर रही होती हैं या करना चाहती हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो अकेले रह के ये सारा काम किस तरह मैनेज करें? क्या कर भी सकती हैं या नहीं? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी। मैं इस बात पे कहूँगी, अगर आप एक NGO स्ट्रक्चर पे चलना चाह रहे हैं जैसे मैं चलती हूँ, उस पे वो कनेक्शंस पे बेस्ड है। तो जो आपकी डोनेशंस मिलेंगी, जो आपकी रोज़ी होगी, आपका खाना पीना उनसे मिलेगा, आपकी डोनेशन से, दैट्स बेस्ड ऑन आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किस कंपनी को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका कॉज इम्पोर्टेंट है। तो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ यू पिच इट। अगर आप इंडिपेंडेंट केसेस ले रहे हैं, आई थिंक द मेन टूल दैट आई हैव सीन, मेरे अब 14 केसेस चल रहे हैं, एंड आई थिंक 14 के 14 सोशल मीडिया से आए हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट वुमेन हैव टू देयर डिस्पोजल, कॉस्ट नथिंग, इज सोशल मीडिया।
आप जो काम कर रहे हैं आप इंस्टाग्राम पे डालें, आप फेसबुक पे डालें, आप अपने पेज को बूस्ट कराएं एंड स्पेंड योर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑन प्रमोटिंग योर सेल्फ, बिकॉज एज आई सेड औरतों की जगह खुली नहीं होती, उन्होंने जगह क्रिएट करनी होती है। और आप कैसे क्रिएट करेंगे? यू हैव टू थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज। एंड सो आई वुड से यूज़ सोशल मीडिया, यूज़ ऑल कनेक्शंस जो आपकी होंगी, फैमिली की कनेक्शंस, यूनिवर्सिटी की कनेक्शंस, प्रोफेसर्स की कनेक्शंस होती हैं, बट यू हैव टू बी, आपको थोड़ा सा पुशी होना पड़ता है क्योंकि आपको जगह क्रिएट करनी है। अच्छा, हमें ये बताइए कि जब हमने लॉ स्टूडेंट्स की बात की या अगर हम एनजीओ सेक्टर से भी हट के बात करें, तो यंग लॉयर्स ने किसी न किसी फर्म में पहले किसी उस्ताद को चूज़ करना, जिस तरह हमारी पूरी सेशन जो वीडियो सेशन हुआ है, उस्ताद का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाया गया है कि आपको एक प्यूपल मास्टर चाहिए जिसने आपको सिखाना है सारा काम। डेफिनेटली थ्योरेटिकल चीज़ों के बाद हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी सीखने हैं, आपने वो पेचीदगियाँ भी सीखनी है, किस तरह से सब कुछ डील करना है। तो किस तरीके से एक यंग फीमेल लॉयर या लॉ स्टूडेंट अपना एक ट्यूटर या एक फर्म को चूज़ करे, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए या कौन से आपके मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक प्यूपल मास्टर के अंदर, ताकि एक फ़ीमेल लॉयर यंग फीमेल स्टूडेंट से सीख सके और अपने करियर को आगे ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से लेके चल सकें? मैं ये कहूँगी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप बहुत रिसर्च करके जाएं। ठीक है। क्योंकि अमूमन ये मैं कल इंटरव्यूज़ कर रही थी और 2-3 लोग इंटरव्यूज़ के लिए आए और उनको पता भी नहीं था शहर क्या काम करता है, मेरा एनजीओ। और मैं हैरान थी कि आप किधर अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि इतना सप्लाई डिमांड का गैप है, इतना सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो वकील कहीं भी जॉब लेने को तैयार है, बट उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप प्यूपल मास्टर जैसे आप कहते हैं चूज़ करें, वो आप पहले अपनी गोल्स आइडेंटिफाई करें। मैं कैसा वकील या कैसी वकील बनना चाहती हूँ? डू आई वांट टू बी क्रिमिनल? डू आई वांट टू बी कॉर्पोरेट? डू आई वांट टू ट्राई एवरीथिंग? अगर आप सब कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, आपको एक मिक्स बैग चेम्बर या मिक्स बैग लॉयर को ज्वाइन करना चाहिए। पर जाने से पहले आप अपना सब रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद जब आप नैरो डाउन करें, आप एक चेम्बर पे ना जाएं, आप मल्टीपल चेम्बर्स पे जाएं और उनको बताएं आपकी स्किल्स कैसे मैच करती हैं विद दैट प्यूपल मास्टर। व्हाई इज़ इट दैट ही शुड पिक यू ओवर समवन एल्स? क्योंकि आप दोनों साथ कंपैटिबल टीम बनेंगे। सो यू नॉट ओनली हैव टू गो फॉर समबडी हु मैचेस योर स्किल्स, बट समबडी दैट यू थिंक कि आपको फ्यूचर में क्या ये आपको सिखा सकते हैं। एंड आई वॉज लकी बिकॉज माई टीचर वॉज फिनोमिनल। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैन आई हैव एवर मैट। एंड जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, उन्होंने जो भी पहले महीने में वो मुझे आर्बिट्रेशन पे लंदन ले गए, पहले महीने में। एंड दिस कम्स एंड आई आस्क्ड, ही वुडंट हैव टेकन मी। आई सेड प्लीज़ मुझे साथ ले जाएं, मैं सीखना चाहती हूँ। तो आपको ज़्यादा खुद कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं देंगे, आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा, हमने अभी अपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने उन्हें खुद कहा कि आप सीखना चाहती हैं। ये एटीट्यूड बहुत कम देखने को मिलता है, बोथ फॉर मेल लॉयर्स एंड फीमेल लॉयर्स। तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या सारी गलतियाँ सिर्फ सिस्टम की हैं या इंडिविजुअल्स की भी गलतियाँ हैं कुछ, जो ख़वातीन शायद खुद भी करती हों, शायद वो हम हाईलाइट नहीं करते या उन पर बात नहीं करना चाहते? तो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ गलतियाँ हैं जो फीमेल लॉयर्स खुद भी करती हैं? नहीं, क्योंकि उनको कोई सिखाता नहीं है। ठीक है। तो ये मेरी पर्सनालिटी है, किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। शायद घर पे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि हर चीज़ के लिए लड़ना अगर आपको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने मुझे कम उम्र से इस हर किस्म की अपॉर्चुनिटी में धक्का दिया था। तो कम उम्र से मैंने ही डिफरेंट चीज़ों में हाथ पैर डाला था, स्विमिंग, रनिंग, डिबेट्स। बट सब लोगों के पास ये लग्जरी नहीं होती ना कि उनके माँ बाप उनको इतना इनकरेज कर रहे हैं। वो मेरी अम्मी इतना नहीं पढ़ी, बट वो मुझे पढ़ाना चाहती थी। एंड सो आई वुड से फीमेल लॉयर्स आर नॉट टू ब्लेम। यू नीड टू हैव द राइट मेंटोर। प्रोफेसर्स को आपको टीच करवाना होता है कि ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तंग हो जाती हूँ जब मेरे पास एम्प्लॉयज़ आते हैं जो बस बैठ जाते हैं कोने में और नहीं पूछते। तो मैं उनको बताती हूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जब तक कि आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और अगर वो उसके बाद भी नहीं लेते या उनका काम नहीं शानदार होता, तो फिर मैं भी उनसे स्टेप बैक कर जाती हूँ। एंड आई थिंक there's a 2 kinds ऑफ एम्प्लॉयज़। एक जो बस काम में बस फ्लोट करना चाह रहा होता है, दिन भर दिन काम पे आए घर चला जाए, और एक एम्प्लॉय जो एक्सेल करना चाहता है या चाहती हैं।
और अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं आपको अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ता है, ठीक। आवर्स में, काम में, रिसर्च में, सब कुछ में। तो अभी अब अगर हम बात करें आप ही की बात पे कि प्यूपल मास्टर आपको या आपको मेंटोर उस तरीके से मिल जाएं जो आपको गाइड कर लें, जो आपके अंदर वो पैशन को फ्यूल कर दें कि आप खुद सीखने के काबिल हो जाएं या सीखने की आपकी हंगर डेवलप हो जाए, लेकिन एवरी अदर स्टूडेंट इज़ नॉट सो एंटाइटल्ड और सो लकी टू गेट दैट काइंड ऑफ अ प्यूपल मास्टर और दोज मेंटोर्स। तो व्हाट वुड यू से फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर दोज लाइक अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको शायद इतनी प्रिविलेज हासिल ना हो, तो वो किस तरीके से फिर अपने आप को लेकर चलें? सो आई वुड से कि डेफिनेटली मेरी सर्टन चीज़ों में एंटाइटलमेंट है, बट वकालत में आई वुडंट से एंटाइटलमेंट है, आई वुड से मेरी एजुकेशन शायद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की एंटाइटलमेंट मिली, बट वहाँ जाना, वहाँ एक्सेल करना, वहाँ रहना वो मेरे हार्ड वर्क से हुआ था। एंड आम तौर पे जो भी मैं यंग लॉयर्स देखती हूँ, जितना कि मैंने कोशिश की है, मैंने लंदन में भी काम किया है, मैंने वहाँ भी पूरे लाइक लॉ सिस्टम से अप्लाई किया है, गॉन थ्रू ऑल द इंटरव्यू प्रोसेसेस ऑफ 40-50 लॉ फर्म्स देयर, एंड आई डोंट सी जो इंथुजियाज़म और हंगर मेरे में थी सीखने की, मैं नहीं देखती लॉ स्टूडेंट्स में, इनकमिंग लॉ स्टूडेंट्स में। तो आई वुड नॉट जस्ट से एज सिंपली एज के यू नो आई वॉज लकी, आई वॉज नॉट जस्ट लकी बिकॉज देर वहाँ जहाँ मैं थी वहाँ 12-20 और 12-15 और लॉयर्स भी थे, और उन्होंने ये पाथ नहीं लिया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या औरतों के हकूक़ के लिए लड़ें। वो खाली मेरी जर्नी थी, बट जो मैंने उस एक्सपीरियंस से लिया है, आई वुड से कि जो स्किल्स मैंने सीखी हैं और जो मैं लॉयर के तौर पे डेवलप हुई हूँ, वो मेरा काम था, एंड इट वाज ऑन मी टू डू दैट हार्ड वर्क। ये टीचर सबके टीचर थे, बट नॉट एवरीबडी टुक अवे व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम हिम। सो आई वुड से कि टीचर्स तो हैं अच्छी, इट्स नॉट कि मतलब ऑफ कोर्स हज़ारों में शायद ना हो, बट हैं। बट ऑफन जो वकील हमारे सिस्टम में होते हैं उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि हम सबसे बेहतरीन टीचर ढूंढना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि एकेडमिक जनरली इंसान हूँ, मैं एकेडमिक वकील के पीछे गई थी क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो बहुत हाई लेवल पे केसेस लड़ते हैं, रिसर्च करते हैं। दैट्स माय इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो डिड योर रिसर्च एंड यू न्यू व्हाट यू वांट एंड यू वेंट फॉर इट, और आपने पूरी रिसर्च की इन सारी चीज़ों के ऊपर। सो आई एम नॉट टू समिट अप, अगर हम इसको वाइंड अप करें इस टॉपिक को, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द यंग लॉ स्टूडेंट्स फीमेल स्पेसिफिकली एंड यंग लॉयर्स फीमेल्स? क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए फ्रॉम देयर एजुकेशंस, जब उनका एजुकेशन चल रही है तब से, एंड व्हेन दे एंटर द फील्ड तब तक, कि वो अपने करियर को एक्सेल करें, उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे एक मेल यंग लॉयर या मेल लॉयर पहुँच जाते हैं, उनसे आगे जाने के लिए भी कौन कौन से स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए? वैसे यूनिवर्सिटीज़ में जनरली फ़ीमेल लॉ स्टूडेंट्स मेरी भी सब लम्स क्लासेस में सबसे हाई स्कोरिंग होती हैं। डेफिनेटली। सो आई वुड से कि कीपिंग दिस इन माइंड एंड नोइंग कि आपके पास ये पोटेंशियल है, आप इसको आगे लेकर जाएं, और बस जो भी आपके रास्ते में आ रहा है ना, उसको सरपास करके आगे चलें। तो आपको हर कोने पे हर्डल्स फेस होंगी, जो भी आप करेंगे। तो अगर आप वकालत करना चाहते हैं, आप अपना माइंड उस पर सेट करें और आगे बढ़ें, और फिर आप ऐसे वकील या ऐसे मेंटर्स को चूज़ करें जो आपको अपनी गोल्स अचीव करवाने में आसानी दें, और आसानी से आपको वहाँ, आई वुडंट से आसानी, बिकॉज आसान तो इस प्रोफेशन में कुछ नहीं होता, बट जो आपके लिए सबसे आसान करने की कोशिश करें। आई वुड से दैट्स व्हाट माय बॉस डिड, he gave me all the opportunities, he tried to make it easy for me, then it's up to you to shine and excel. So I would not say, I know कि मैंने थोड़ी सी bleak picture paint की है औरतों के लिए, but this is only क्योंकि मैं मेल्स के चाहती हूँ कि वो चेंज करें, but I would highly encourage all women, if you know you want to do law, आप legal profession में दुआ पढ़ के एंटर करें और फिर एक पाथ पे चलें एंड स्टे कमिटेड टू दैट पाथ। बिकॉज अमूमन ये होता है कि औरतें इधर शिफ्ट हो जाती हैं, उधर शिफ्ट हो जाती हैं क्योंकि कोई उनको रिटेन नहीं करता।
stay committed to a path and you will achieve excellence if you know that's what you want to do. Thank you so much, Amna, for your Thank you, time and your such amazing thoughts on the subject. Thank you for having me. Thank बहुत you. शुक्रिया. बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू रही आमना के साथ। हमने देखा कि किस तरीके से सिस्टम की कुछ गलतियां हैं जो फ़ीमेल लॉयर्स को, यंग लॉ स्टूडेंट्स को आगे नहीं आने देती, और किस तरीके से कुछ अपनी भी हेजिटेशन की वजह से लिटिगेटर्स जो हैं, फ़ीमेल लिटिगेटर्स, वो कम आ रही हैं लीगल फील्ड के अंदर। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आमना ने हमें गाइड किया, कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, किस तरीके से फोकस आपको करना चाहिए फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज़, कि आपने अपने आप को, अपने विज़न को क्लियर रखना है कि आपने जाना किधर है। उसके लिए जो भी हर्डल्स आपके रास्ते में आएंगे आपने उन्हें ओवरकम करना है, उससे डिसहार्ट होकर अपनी फील्ड को नहीं छोड़ना। उसके साथ साथ ये भी हमने डिस्कस किया कि चूँकि एक हर्डल्स मौजूद हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ब्रोकन नहीं है। सिस्टम को ठीक करने के लिए भी स्लोली एंड स्टडीली हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना है। आपको, मुझे, लॉ फर्म्स को और हर इंडिविजुअल को जो इस फील्ड से मुंसलिक है, हमें अपनी जो बहनें हैं, जो हमारी यंग फीमेल लॉयर्स हैं, उनके लिए जगह भी बनानी है, उनको फैसिलिटेट भी करना है ताकि वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस फील्ड में एक्सेल कर सकें। अपने आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।